आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर केन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र है वो निम्नलिखित 3 बिंदुओं द्वारा निर्धारित होता है। पहला है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। तीसरा है लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो जब बात आती है विषय सामग्री की, तो इसमें हम चार प्रकार की विचारधारा या परिभाषा पढ़ेंगे। धन संबंधी विचारधारा, कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी और विकास केंद्रित। फिर जब बात आती है प्रकृति की, तो ये देखा जाएगा कि अर्थशास्त्र जो है विज्ञान है या कला, और यदि विज्ञान है तो कौन सी प्रकार का विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अब वास्तविक विज्ञान क्या होता है और आदर्श विज्ञान क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, कि अर्थशास्त्र में कौन सी चीज़ें छूट जाती हैं, अध्ययन नहीं किया जा सकता, या अध्ययन किया जाता है तो मान लीजिए अपर्याप्त है वो अध्ययन। इस तरह की चर्चा इसमें की जाएगी। अब शुरू करते हैं हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के अभिप्राय और इसकी जो विषय सामग्री है उसको अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। तो हम यहाँ 4 भागों में बांटकर पढ़ना इसको उचित समझते हैं। धन संबंधी विचारधारा, इसमें जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं एडम स्मिथ है, और उनके अन्य अनुयायियों का दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाएगा। कल्याणवादी विचारधारा, वेलफेयर अप्रोच जो है, उसमें मार्शल, पिगू, कैनन आदि के विचारों का अध्ययन किया जाएगा। दुर्लभता संबंधी परिभाषा आएगी, जिसमें रॉबिन्स, विक्सटीड आदि अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन किया जाएगा। और विकास केंद्रित विचारधारा जो आधुनिक विचारधारा है, इसमें प्रोफेसर सैमुअलसन के जो है दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात आती है धन संबंधी विचारधारा, वेल्थ कंसेप्ट। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जो है, जिसमें एडम स्मिथ, जी से वॉकर सीनियर आदि ने धन, इसको अर्जन यानी प्राप्त करने का तरीका, इसका वितरण, प्रयोग आदि को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया है। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक मानव और उसकी अन्य गतिविधियों या क्रियाओं का समावेश किया है। अब आती है कल्याणवादी विचारधारा, वेलफेयर कंसेप्ट। प्रोफेसर मार्शल, पिगू, कैनन आदि अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव की धनोपार्जन यानी धन कमाना, इन क्रियाओं को सम्मिलित करके इन्होंने मानव कल्याण पर जोर दिया है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, मार्शल और उनके जो समकालीन अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में धन के स्थान पर मानव कल्याण के विचार की स्थापना की। कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन चीज़ों को शामिल किया जाए, उन गतिविधियों को शामिल किया जाए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से है। तीसरा आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कैरसिटी कंसेप्ट। प्रोफेसर जो रॉबिन्स हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन और असीमित साध्य, आप समझ सकते हैं कि जो साधन है हमारे पास वो सीमित हैं, रिसोर्सेज, साध्य का मतलब लक्ष्य है, ये असीमित हैं, इनमें हमें चुनाव करना पड़ता है, और यही चुनाव जो है अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार की उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित साधन द्वारा असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा और अपनी संतुष्टि को अधिकतम किस प्रकार कर सकता है। यह समस्या दुर्लभता की व्यक्तिगत स्तर पर भी हम देखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में साधन सीमित हैं, हर व्यक्ति के पास आवश्यकताएं अनंत है। अब उसको कैसे संतुष्ट करें, किन को प्रायोरिटी पर रखें, ये समस्या व्यक्तिगत है। ये समस्या राज्य स्तर या सरकार के स्तर पर भी होती है। संसाधन सीमित हैं, विकास योजनाओं के लिए धन अधिक चाहिए। अब कौन सी विकास योजनाओं को पहले पूरा किया जाए, ये समस्या सरकार के सामने भी आती है। अब विकास केंद्रित ग्रोथ कंसेप्ट। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया है। सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण और आर्थिक विकास दोनों ही पहलुओं को सम्मिलित किया है।
अब जब बात आती है आर्थिक क्रियाओं के अनुसार, अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो 5 भागों में बंटा हुआ है। पहला है उपभोग, कंजप्शन। उपभोग अर्थशास्त्र का सबसे पहला विभाग माना जाता है। उपभोग की क्रियाओं में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा वस्तु की उपयोगिता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं, यानी उपयोगिता को कम करना ही उपभोग है। और सरल शब्दों में आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवा में एक ऐसा मानवीय गुण होता है जिसके कारण हम उसका उपयोग करते हैं, जिससे मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है, वही उपभोग है। उपभोग में वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को नष्ट करने या कम करने की क्षमता होती है। फिर उत्पादन, प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में उपभोग के बाद दूसरा स्थान जो है वो उत्पादन का है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता के सृजन को ही उत्पादन कहा जा सकता है। उपयोगिता का सृजन, ये उत्पादन की परिभाषा है। उपयोगिता की यह वृद्धि कई प्रकार से हो सकती है। उत्पादन के कई रूप होते हैं। उपयोगिता की वृद्धि समय, स्थान, रूप, अधिकार परिवर्तन कई प्रकार से हो सकती है। उपयोगिता के सृजन में मानवीय प्रयास होना जरूरी है, तभी ये उत्पादन की श्रेणी में आएगा, अन्यथा नहीं। फिर आता है विनिमय, जिसे आप समझते हैं लेन देन, एक्सचेंज। विनिमय का अर्थ वस्तुओं की अदला बदली से है। कम उपयोगी वस्तुओं से अधिक उपयोगी वस्तुओं का जो आदान प्रदान है उसे विनिमय कहा जाता है। यह आवश्यक है कि अदला बदली स्वतंत्रता पूर्वक और स्वेच्छा से होनी चाहिए। कीमत निर्धारण को विनिमय की प्रमुख समस्या माना जाता है और कीमत निर्धारण के अतिरिक्त इस पार्ट में हम बाजार के रूप, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा आदि का भी अध्ययन करते हैं। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण का यहाँ मतलब उत्पादन सामूहिक प्रयास है, तो कहते हैं जो उत्पत्ति होती है, जितना आउटपुट आता है, उसका उत्पत्ति के साधनों में जो बंटवारा है उसे हम वितरण कहते हैं। सेलिगमैन के अनुसार कुल उत्पादन को उत्पादन के विभिन्न साधनों में कैसे बांटा जाए, यही वितरण की समस्या है। इसके अतिरिक्त लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि का अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब आता है राजस्व या पब्लिक फाइनेंस। यह अर्थशास्त्र का 5वां विभाग है। आधुनिक समय में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, इसलिए इसका अध्ययन एक अलग विज्ञान के रूप में किया जाता है। इसमें हम लोक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, पब्लिक डेट, वित्तीय प्रशासन आदि क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें बजट का सरकार द्वारा संसद में या विधानसभा में जो बजट का प्रस्तुतिकरण है वो इसी के अंतर्गत आता है। अब अर्थशास्त्र के विभाजन को जो है केवल कहते हैं सुविधा की दृष्टि से किया गया है, वैसे इनमें कोई पृथकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि एक दूसरे से इतने घनिष्ठ हैं कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब बात आती है अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए ये समझना होगा कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान है। विज्ञान से हमारा आशय एक संबद्ध ज्ञान के संग्रह से है। विज्ञान में तथ्यों का संग्रह मात्र विज्ञान नहीं कहा जाता, बल्कि तथ्यों के बीच में कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर एक संबंध पाया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में विज्ञान में संबंधित विषय से सर्वव्यापी समानताओं और सामान्य प्रवृत्तियों को स्थापित किया जाता है, जो इसके नियम कहलाते हैं। इस दृष्टि से भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, मनोविज्ञान आदि सभी विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र भी एक समुचित और पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि इसमें मनुष्य के व्यवहार की सामान्य प्रवृत्तियों और उसके पीछे प्रेरित उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जिसमें तथ्यों का क्रमबद्ध रूप से संग्रह और वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में संबंधित तथ्यों की सही माप के लिए एक मापदंड होता है, अर्थशास्त्र में भी उद्देश्यों तथा प्रवृत्तियों की माप के लिए एक मुद्रा रूपी मापदंड होता है। अब है अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में है, तो विज्ञान मानने के पीछे इसके कारण क्या हैं।
वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें होता है। अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके व्यक्तियों के व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और इस सिस्टमेटिक स्टडी के आधार पर ही आर्थिक नियम बनाए जाते हैं। कारण और परिणाम संबंध। विज्ञान की भांति अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम का संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे कीमत परिवर्तन में से मांग में भी परिवर्तन आता है। सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन। अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम की वैज्ञानिक और क्रमिक पद्धति के आधार पर सार्वभौमिकता, सत्यता वाले सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग। यूज ऑफ मेजरिंग रोड ऑफ मनी। भौतिक विज्ञान की तरह जिस तरह भौतिक तुला होती है भौतिक विज्ञान में एक निश्चितता और सत्यता का निर्धारण करने के लिए, इसी प्रकार अर्थशास्त्र में जो मापदंड है वो हमारे मुद्रा है। पूर्वानुमान और भविष्यवाणी की शक्ति। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं में संभावित परिवर्तनों का पूर्वानुमान करके आवश्यक कदम उठाने की क्षमता निहित होती है। इकोनॉमिक्स की एक नई शाखा इकोनोमेट्रिक्स, इसका प्रयोग पूर्वानुमान और भविष्यवाणी में ही अधिक किया जाता है। धन्यवाद।